गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका रॉलेट एक्ट। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में, और महात्मा गांधी के बारे में आपको ध्यान होगा उनके लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में पढ़ा था जो अर्ली स्टेजेस में उन्होंने इंडिया में किया थे। सबसे पहले चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा खेदा सत्याग्रह। और आपको ये भी ध्यान होगा खेदा सत्याग्रह में जो मेन ग्रास रूट लेवल पे काम किया वो किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और महात्मा गांधी वहां पे सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर थे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, अगर रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट एक एक्सटेंडेड एक्ट था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का। देखिए था क्या ये एक्ट, और इसको ब्लैक एक्ट क्यों कहा गया, इसको ब्लैक एक्ट क्यों कहा गया। अगर मैं बात करूं रॉलेट एक्ट की तो मैंने आपको बताया एक एक्ट आया था, दैट इज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अगर आपको ध्यान होगा 1914 से लेके 1919 तक आपका चलता है वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, 1918 या 1919 मान लीजिए, क्योंकि 1919 में आपकी ट्रीटी हुई थी। अब 1915 में जो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये क्या था? इस टाइम पीरियड पे एक तो देखिए ब्रिटेन वॉर कर रहा है, ब्रिटेन वॉर कर रहा है, ब्रिटेन ने किसने पार्ट ले रखा है? वर्ल्ड वॉर 1 में। ऊपर से इंडिया में कुछ क्रांतिकारी लोग थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होती थी, ठीक है। अब इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो इंडिया में क्रांतिकारी घटनाएं होती थी या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होती थी, इनको रोकने के लिए इंडिया में एक एक्ट आया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। क्लियर? अब ये जो एक्ट था ये बोला गया कि ये सिर्फ कब तक चलेगा? ये सिर्फ तब तक चलेगा जब तक इंडिया में क्या है, जब तक इंडिया में या फिर जब तक पूरे वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। और ये जो एक्ट चलता है ये चलता है जब तक आपका बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 खत्म नहीं हो जाता, उसके 6 महीने बाद तक चलता है बेसिकली ये। अब ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में फिर बढ़ेंगी। इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर 1 में पूरी तरीके से सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर अभी इस टफ टाइम में हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो हमें वो आगे रिवॉर्ड देंगे। पर हुआ क्या? देखिए, उन्होंने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास में कि क्या एक्ट था ये, और साथ में उन्होंने क्या दिया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? इट इज एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का ही एक एक्सटेंशन था ये, ठीक है। और आया कब था? ध्यान रखिएगा, यह आया था 1919 में, ठीक है, यह आया था आपका 1919 में। तो था क्या ये? एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। क्लियर? या फिर इसको पॉपुलरली बोला गया रॉलेट एक्ट, इसको पॉपुलरली बोला गया रॉलेट एक्ट। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। अब इस एक्ट में था क्या? देखिए कुछ प्रोविजंस थे इस एक्ट में, आप देखेंगे काफी खराब प्रोविजंस थे ये, जिसके चलते इंडिया में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, दैट इज सत्याग्रह। क्लियर? चलिए देखिए क्या था रॉलेट एक्ट में। तो रॉलेट एक्ट में किसी भी इंसान को शक के आधार पर हम पकड़ सकते थे और 2 साल तक उसको जेल में बंद कर सकते थे। 2 साल तक, सोचिए, इम्प्रिजनमेंट, 2 साल तक किसी को शक के आधार पर हम पकड़ सकते थे, और हम क्या कर सकते थे? इनको 2 साल तक इनको जेल डाल सकते थे सिर्फ शक के आधार पर। क्लियर? इसके अलावा जो इस रॉलेट एक्ट में पकड़े जाएंगे, क्लियर, उसको बोला गया कि सिर्फ एक कोर्ट बनाया गया, हाई कोर्ट, जिसमें बहुत जल्दी सुनवाई होगी, और इसकी कहीं अपील भी नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए एक कोर्ट बना आपका, और ये कोर्ट किसके लिए है? इस रॉलेट एक्ट के लिए है। जो इस एक्ट में पकड़े जाएंगे उसका ट्रायल इस कोर्ट में चलेगा, इसमें कुछ जजेस ऑफ बेंच होंगे, ऑब्वियस बात है। जो डिसीजन लिया जाएगा वो बाउंड होगा, उसकी सुनवाई कहीं और नहीं होगी। मान लीजिए इन्होंने बोला फांसी की सजा है, तो फांसी की सजा ही रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी घर में सर्च कर सकते थे विदाउट सर्च वारंट। अगर आपको पता हो कि अगर घर में सर्च होनी है तो उसके लिए सर्च वारंट चाहिए, पर किसी भी घर में सर्च कर सकते हैं, वो भी बिना सर्च वारंट। सोचिए कैसा एक्ट होगा ये। क्लियर? तो काफी खराब एक्ट था ये। इसके चलते इंडिया में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। इंडिया ने काफी कोशिश करी कि इस एक्ट को पास ना होने दिया जाए, बट इस टाइम पीरियड पे इंडियंस माइनॉरिटी में थे। जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव
काउंसिल है, यही हमारी कौन सी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आपकी आज क्या है, लोकसभा है। आज भी आपको पता होगा लोकसभा में बिल आते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 3 इंडियन मेंबर्स थे जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, जो कि इंडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे। इन तीनों ने इस बिल के विरोध में वोट किया, पर फिर भी ध्यान रखिएगा ये बिल पास हो जाता है, ये बिल आपका पास हो जाता है। तो इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, जो सरकार चला रहे थे, उसके उनके साथ रन कर रहे थे, उन तीनों ने क्या किया, उसके विरोध में वोट किया, पर फिर भी ये जो बिल था वो पास हो जाता है। बिल पास हुआ तभी एक्ट बना। ध्यान रखिएगा, एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बिल और एक्ट क्या होता है। एक टर्म आपने सुनी होगी बिल, और दूसरी टर्म आपने सुनी होगी एक्ट। बिल क्या है, बिल सिर्फ एक प्रपोजल है। किसके द्वारा प्रपोजल है, गवर्नमेंट के द्वारा, कि ये चीज़ होनी चाहिए। जब ये बिल पास हो जाएगा आज की डेट में लोकसभा से, राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट जब इसमें साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्ट, कानून, ये आपका लॉ है। क्लियर? तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिल एंड व्हाट इज एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कौन कौन से थे जिन्होंने रिजाइन किया। देखिए 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। पहले थे आपके मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। दूसरे थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, और आपके थर्ड वन थे मजहर उल हक, मजहर उल हक। तो ये 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे इंडियंस, और ये तीनों के तीनों उसके बाद रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिए बिल पास हो गया और काफी खराब बिल था ये। तो ये 3 इंडियन मेंबर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर? अब देखिए रॉलेट एक्ट के बाद, देखिए इससे पहले आपको याद होगा 1905 में मैंने बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद क्या स्टार्ट हुआ था। क्लियर? कोई चीज पता होनी चाहिए। चलिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्टार्ट हुआ था आपका स्वदेशी मूवमेंट। अगर आपको ध्यान हो तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। तो देखिए कोई भी ऐसी चीज हुई, जैसे यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया, काफी खराब एक्ट है, इसके बाद स्टार्ट होगा आपका स्वदेशी मूवमेंट। इसके बाद आपका इंडिया में स्टार्ट होगा स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए ये स्वदेशी मूवमेंट क्या था, तो हम डिस्कस करते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट से पहले क्या हुआ, इंडिया में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है, और डेट याद रखिएगा, ये स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1919 को। ऑल ओवर इंडिया हड़ताल से होती है, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, सब जगह क्या हो रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हड़ताल हुई। तो ये सबसे पहला ऐसा मूवमेंट था जो मास स्ट्रगल बना। यहाँ से जो मूवमेंट बना वो क्या बना आपका, मास मूवमेंट बना। मास मूवमेंट मतलब मास मूवमेंट या फिर मास स्ट्रगल। सब लोग इकट्ठा हुए किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1919, और किसके बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ आपका, तो आपको याद रखना पड़ेगा रॉलेट एक्ट के बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ आपका स्वदेशी मूवमेंट। चलिए अब हुआ क्या, देखिए पूरे इंडिया में प्रॉब्लम चल रही थी। 9 अप्रैल 1919 2 लीडर्स ऐसे थे, ठीक है, एक सैफुद्दीन और दूसरे डॉक्टर सत्यपाल। एक थे आपके सैफुद्दीन और दूसरे हैं आपके डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों ही लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक अननोन डेस्टिनेशन में ले जा लेती है। तो देखिए 9 अप्रैल को क्या हुआ, 9 अप्रैल को सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है और एक अननोन डेस्टिनेशन में ले जाती है। इसके बाद अननोन डेस्टिनेशन में ले जाने के बाद हुआ क्या, देखिए अननोन डेस्टिनेशन में जाने के बाद अगले ही दिन 10 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, क्योंकि उनके लीडर्स को उठा के ले गए और साथ में रॉलेट एक्ट भी था। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे पूरे इंडिया में रिवोल्ट हुए और जो पंजाब है वो सबसे वर्स्ट इफेक्टिंग स्टेट था। सबसे वर्स्ट इफेक्टिंग स्टेट था आपका पंजाब। यहाँ पे रिवॉल्यूशन जो थे काफ़ी अपने बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। क्लियर? काफ़ी जो सिचुएशन थी, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी। देखिए आगे क्या हुआ। आगे अगर आपको ध्यान हो, एक आपने सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला
वाला बाग मैसेकर। क्या था जलियांवाला बाग मैसेकर? देखिए हुआ क्या, ये आपको क्लियर होना चाहिए इतना। इसके बाद जलियांवाला बाग अगर बात की जाए तो 13 अप्रैल को 1919, और इस दिन बैसाखी थी, इस दिन बैसाखी थी। क्लियर? इस दिन क्या थी? बैसाखी। हुआ क्या, देखिए 9 अप्रैल 10 अप्रैल पूरे पंजाब में रिवोल्ट चल रहे हैं, और इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे जो जनरल डायर थे, ब्रिगेडियर जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर, इन्होंने यहाँ पे मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। इन्होंने यहाँ पे मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और ये बोला गया बेसिकली पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक है, जो अमृतसर वाला एरिया है यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया, और बोला कि 3 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने यहाँ पे मार्शल लॉ इंपोज किया था। 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन था, आसपास के गाँव को पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ इंपोज है। ये लोग आते हैं गोल्डन टेम्पल, बैसाखी का दिन था, सब लोग आए गोल्डन टेम्पल। कुछ लोकल लीडर्स भी थे जिन्होंने यहाँ पे जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर याद रखिएगा ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये था काफी ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था, ये था काफी पीसफुल प्रोटेस्ट। पर जो मेजोरिटी लोग थे वो कौन थे? वो थे आसपास के गांव के, जो यहाँ पे बैसाखी का पर्व मनाने के लिए, बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए आए थे। और ये एस्टिमेट है कि करीब 20,000 लोग यहाँ पे आए थे बैसाखी वाले दिन। जनरल डायर आए, ठीक है, आप सभी को इंसिडेंट पता होगा। जनरल डायर कहाँ पे आते हैं? जलियांवाला बाग आते हैं। एक ही एग्जिट पॉइंट था, उसको वो पूरा कवर कर लेते हैं, ना ही कोई ऑर्डर देते हैं या ना ही कोई उनको बताया, और सीधा क्या दिया? सीधा ऑर्डर दे दिया कि गोली चलाइए। क्लियर? तो जनरल डायर ने, ध्यान रखिएगा, कोई भी वार्निंग नहीं दी, कोई भी वार्निंग इशू नहीं करी, और सीधा एग्जिट पॉइंट को पूरा घेर लिया और गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, और हजारों लोग मर जाते हैं। ठीक है, पूरा देश स्टन रह जाता है। इसके बाद याद रखिएगा 2 चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इसके बाद। एक का नाम महात्मा गांधी और एक रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना टाइटल छोड़ देते हैं केसर हिंद का। ध्यान रखिएगा, इनके पास एक टाइटल था, और इस टाइटल का नाम क्या था? इस टाइटल का नाम था केसर हिंद। केसर हिंद। और एक टाइटल जो रविंद्रनाथ टैगोर के पास था वो था नाइटहुड का। तो ये दोनों टाइटल, महात्मा गांधी अपना टाइटल छोड़ते हैं केसर हिंद का, और रविंद्रनाथ टैगोर अपना टाइटल छोड़ते हैं नाइटहुड का। ठीक है, और पूरा देश, काफी प्रॉब्लम होती है इंडिया में। ठीक है, सब सन रह जाते हैं बिल्कुल। इसके बाद जो रॉलेट एक्ट था 1922 में, जो रॉलेट एक्ट था वो 1922 में वापस लिया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। 1919 में एक्ट आया था, और 1922 जिस टाइम पीरियड पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड रीडिंग वॉइसरॉय थे, उस टाइम पीरियड पे इस एक्ट को वापस लिया जाता है। कौन से एक्ट को? रॉलेट एक्ट को। तो ये थी कहानी रॉलेट एक्ट की, जिससे बैकग्राउंड बना स्वदेशी मूवमेंट का, और इस स्वदेशी मूवमेंट के जिससे क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अब जनरल डायर की बात की जाए, एक कमिटी बैठी, दैट इज हंटर कमिटी। देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जनरल डायर के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए, सबने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करे इंडिया में, इसलिए उनको वापस लंदन भेज दिया गया। क्लियर? पर एक चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि वो इंडिया रहते, इंडिया में लोग उन्हें मार देते, ठीक है, कहीं भी दिखते, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था। इतना बड़ा उन्होंने क्या कर दिया? मैसेकर कर दिया, कांड कर दिया। हुआ क्या? एक कमिटी बनाई गई, दैट इज नोन एज हंटर कमिटी। क्वेश्चन यही आएगा आपका, बताइए हंटर कमिटी क्यों बनी? हंटर कमिटी जनरल डायर के जो उन्होंने इंसिडेंट किया था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई। इनका क्या डिसीजन दिया इन्होंने? तो इन्होंने डिसीजन दिया कि जनरल डायर का जो बेसिकली डिसीजन लिया उस टाइम जनरल डायर ने, वो अपने सुपीरियर के इन्फ्लुएंस में आके लिया। क्लियर? तो उन्होंने जो उस टाइम पीरियड पे डिसीजन लिया गोली चलाने का, वो अपने सुपीरियर के इन्फ्लुएंस में आके लिया, उनकी कोई गलती नहीं है।
उनको वापस लंदन भेज दिया गया और हाफ सैलरी में उनको रिटायर कर दिया गया। क्लियर? और उन पे कोई भी चार्ज नहीं लगे, ना ही वो अरेस्ट हुए। और इवन आगे जाके जो आर्मी काउंसिल थी उसने भी इस डिसीजन को अपहेल्ड किया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जो हंटर कमेटी बनाई गई थी वो जनरल डायर के लिए बनाई गई थी। जो ये मैटर था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी। इसमें जनरल डायर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर आपको ध्यान हो आगे जाके 1940 में माइकल ओ डॉयर, ये इस टाइम पीरियड पे लेफ्टिनेंट जनरल थे पंजाब में। ठीक है, अभी डायर अलग है और डॉयर अलग है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने नाम सुना होगा, मूवी भी आई थी उधम सिंह। उधम सिंह उत्तराखंड में इनकी एक डिस्ट्रिक्ट भी है इनके नाम पे, उधम सिंह। तो ध्यान रखिएगा, उधम सिंह 1940 में लंदन में जाके मार के आते हैं किसको? माइकल ओ डॉयर को, जो उस टाइम पीरियड पे लेफ्टिनेंट जनरल थे पंजाब के। ठीक है, इन्होंने डायर को नहीं मारा, डायर मिलिट्री वाले थे और ये डिफरेंट है। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और आगे जाके 1974 में इनकी अस्थियां वापस लाई जाती है कि इनकी उधम सिंह की, क्योंकि इनको वहां फांसी की सजा मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वहां जाके मारते हैं माइकल ओ डॉयर को और इनको वहां फांसी की सजा मिल जाती है। क्लियर? और आगे जाके 1974 में इनकी जो अस्थियां होती है उनको इंडिया वापस लाया जाता है। क्लियर? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और साथ में आपका हंटर कमेटी। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।